टॉपिक बायोकेमिकल एविडेंस। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोकेमिकल एविडेंस होता क्या है। तो केमिकली बेस्ड पर यानी मॉलिक्यूलर बेस्ड पर जब हम एविडेंस की बात करते हैं कि देयर शुड बी एनी एविडेंस जो कि हमारे इवोल्यूशन को प्रूव कर सके, तो उसके लिए हम जो स्टडी करते हैं वो होता है बायोकेमिकल एविडेंस। ठीक, तो बायोकेमिकल एविडेंस बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो कि शो करते हैं कि दैट देयर शुड बी अ ग्रोथ इन इंडिविजुअल्स और मैच्योरिटी आई होगी इंडिविजुअल्स में, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये एक बहुत बड़ा चेंज में देखने को मिला। ठीक, तो ये होता है बायोकेमिकल एविडेंस। जैसे कि बात करते हैं कि एक सडन से छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे और चिंपैंजी में करीब करीब 1.8% का डीएनए सीक्वेंसिंग में चेंजेस रहता है। मतलब जेनेटिक सीक्वेंसिंग में कितना डिफर रहता है ह्यूमंस में और चिंपैंजी में, सिर्फ 1.8% का। और ये 1.8% कितना लार्ज चेंजेस दिखाई देता है हमें और चिंपैंजी में। एज चिंपैंजी में बहुत सारी हैबिट्स ऐसी होती हैं जो कि एज आइदर ह्यूमंस की तरह दिखती हैं बट वो कंप्लीटली ह्यूमंस की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ये आ जाएगा इस 1.8% के कारण। तो ये हो जाएगा एक बायोकेमिकल एविडेंस कि कुछ चिंपैंजीज में एज वो दूसरे हैबिटाट्स में शिफ्ट हो गए, तो उस हैबिटाट में शिफ्ट होने के कारण उसमें उनको अपने इन्वायरमेंट कंडीशंस के हिसाब से अपने अंदर ऐसे बदलाव करने पड़े जिनके कारण वो चिंपैंजी से आज इवोल्यूशन होते ह्यूमंस में आ गए। तो ये था बायोकेमिकल एविडेंस। अभी जस्ट एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड जस्ट। ठीक है, तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो कि जैसे कि बायोकेमिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस में एक सिंपल सा आपने भी पढ़ा था 11th में मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस से ही समझते हैं कैसी चीजें होती हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी चीज को खाते हैं, उस चीज को खाने के कारण हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी जनरेट होती है हमारी बॉडी में थ्रू ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से वो पार्टिकल्स एनर्जी ब्रेक डाउन होती है और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में वो हमारी बॉडीज में रिलीज होती है, मसल्स और सेल्स में तक पहुंचती है। अब यही एटीपी एनर्जी फर्दर हमारी बॉडी में बॉडी यूटिलाइज करती है और यूटिलाइज करने के बाद हमें एनर्जेटिक फील होता है अंदर से। तो ये आ जाएगा एटीपी का यूज। तो एटीपी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स में हमें सेम टू सेम देखने को मिलता है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। पहले वो कोई भी चीज को खाएंगे, खाने के बाद उनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन के दौरान एटीपी जनरेट हो गया और वही एटीपी को वो एनर्जी की तरह एज अ फ्यूल, बॉडी की फ्यूल को तरह उसको यूटिलाइज करेंगे और अपने वर्क को परफॉर्म करेंगे। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करता है इवोल्यूशन के लिए कि दैट इसमें भी ऐसा एक ये शो करता है कि दैट सारे इंडिविजुअल्स में मेटाबॉलिक प्रोसेस सेम है। तो दैट देयर शुड बी एविडेंस है, एक टाइप का एविडेंस है। हाँ भाई, पहले भी इंसान ऐसे रहे होंगे जो आज इंसान ऐसे डेवलप हो गए हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा बायोकेमिकल एविडेंस जो कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के हिसाब से देखोगे तो। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। अब नेक्स्ट आता है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यही बात से एक चीज समझ आ गई होगी, जियोग्राफिकल। तो जियोग्राफी से समझ सकते हो सिंपल से। जियोग्राफी क्या होता है? एक लैंड एरिया, एक सर्टेन डिस्टेंस और सर्टेन एरिया। ठीक, उसे क्या बोले जाएंगे? जियोग्राफी बोला जाएगा। चलो ठीक है, तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस क्या है? तो एक जब हम किसी भी एक सर्टेन एरिया या फिर सर्टेन स्टेट या फिर सर्टेन बल्क कंट्री या कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में कोई चीज को बात करते हैं, बायोलॉजिकली चीजों के बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, तो उसे बोला जाता है बायोजियोग्राफिकल। और ये हमारे इवोल्यूशन के लिए एक एविडेंस है, इसलिए हम इसे बायोजियोग्राफिकल एविडेंस बोलते हैं। ठीक, तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में डिफरेंट तीन इंपॉर्टेंट चीजें आती है। एक तो एडेप्टिव रेडिएशन,
ठीक है, दूसरा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और आखिरी में पैरेलल इवोल्यूशन। तो यही आ जाएगा अपने इस कोर्स का 3 टॉपिक्स, और जिसके बाद हम ये कोर्स कंप्लीट कर देंगे, टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं जो बायो जियोग्राफिकल एविडेंस में अपना एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है। वीडियो तो क्लियर है ना? जस्ट लेट मी चेक। यस, इट्स नाइस ब्रो, लेट मी डू समथिंग टू गो मेक इट मोर ब्रो। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना एडाप्टिव रेडिएशन। व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन? तो एडाप्टिव रेडिएशन यानी होता है कि डिफरेंट कंडीशंस में आ जाने के बाद जो उनके अंदर एडप्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसे बोला जाता है एडाप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन मतलब होता है गेन करना, ठीक है, रेडिएट करना या फिर सिंपल समझ सकते हो स्प्रेड करना। स्प्रेड रेडिएशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, ठीक है, या फिर इसी को रेडिएट करना भी बोला जाता है। तो रेडिएट भी आप समझ सकते हो। चलो, तो एडाप्टिव रेडिएशन मतलब डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स में, डिफरेंट कंडीशंस में कैसे ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप में चेंजेस लाए कि दैट ये भी एक एविडेंस बन गया हमारे लिए एज अ बायोजियोग्राफिकल एविडेंस के अंदर। तो चलिए बात करते हैं एडाप्टिव रेडिएशंस में। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। किसका एग्जांपल लेके बात करता हूं? डार्विन फिंचेस। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 3-4 ठो फिंचेस के, यानी पंछियों के, ठीक। तो डार्विन एक टाइप के बोल सकते हैं इंसान ही थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक आइलैंड, ठीक है, एक आइलैंड गए जहां पास उन्हें देखने को मिला कि दैट देयर आर मेनी फिंचेस, वहां बहुत सारी लार्ज वैरायटीज की फिंचेस एग्जिस्ट करती हैं, जो कि सारी की सारी फिंचेस एक ही ग्रुप से बिलोंग करती हैं या एक ही एंसिस्टर से बिलोंग करती हैं फिंचेस के, ठीक। तो उस आइलैंड में, गैलापागोस आइलैंड का नाम था, उस आइलैंड में जो भी फिंचेस एग्जिस्ट करती थी उनका बहुत ज्यादा अलग अलग नेचर था, ठीक है, और सारे के सारे फिंचेस एक ही एंसिस्टर से बिलोंग करती थी। उस एंसिस्टर कौन सा? फिंचेस एंसिस्टर से बिलोंग करती थी। तो उसी आइलैंड में उन्हें देखने को मिला कि कुछ पार्ट में कुछ डिफरेंट टाइप्स की फिंचेस रहती हैं और कुछ पार्ट में डिफरेंट टाइप्स की फिंचेस रहती हैं। तब उनका दिमाग सटका और उन्होंने ये अपना नया थ्योरी दे दिया, डार्विन फिंचेस थ्योरी, ठीक है, डार्विन फिंचेस का एक स्टडी। अब ये स्टडी के हिसाब से उनका क्या था प्रोसेस? तो डार्विन ने बताया कि दैट ये किस कारण से हुआ होगा? ये जियोग्राफिकल एडप्शन के कारण हुआ होगा, या फिर इसी को हम एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं, इसके कारण हुआ होगा। अब यहाँ उनसे पूछा गया भाई कि हाँ ठीक है आपने ऐसा बोला, अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है। तो इसका एक चीज बताओ कि ऐसा कैसे हुआ होगा, ठीक। एक ही फिंचेस के बहुत सारी वेराइटीज कैसे बनी होगी? तो उन्होंने बोला कि दैट डिफरेंट एबिलिटी के कारण, डिफरेंट स्प्रेड के कारण, डिफरेंट रिक्वायरमेंट के कारण फिंचेस में ऐसा बर्ताव आया होगा, ऐसी डेवलपमेंट आई होगी, ऐसी एडप्शन आई होगी। वो फिंचेस डिफरेंट प्लेसेस से बिलोंग करती थी और वहां फूड की अवेलेबिलिटी डिफरेंट थी। कुछ फूड की एबिलिटी जिनके लिए एज वेजिटेरियन थी, तो सारे के सारे वेजिटेरियन फिंचेस बनी, ठीक है। शुरू में सारी फिंचेस कौन सी? वेजिटेरियन फिंचेस थी। अब जैसे ही खाने की कमी पड़ने लगी तो कुछ कन्वर्ट हो गई अपनी एटमॉस्फेयर के हिसाब से वेजिटेरियन से किसमें? भैया खाने पीने वाले में, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन में कवर हो गई। तो ये हो जाएगा डार्विन फिंचेस की कहानी। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस के कारण वो एक दूसरे के साथ अलग अलग हो गई, और एक कंडीशन से अलग होने के बाद फर्दर उन्होंने नए एडप्शंस किया। किसी की चोंच बड़ी हो गई, एज उसे ज्यादा दूर तक का, मतलब ज्यादा बड़े खाने को ज्यादा हार्ड खाना पड़ता था, ठीक है। किसी की चोंच छोटी रही क्योंकि उसे एज अ उड़ के चीजों को, कीड़ों को खाना रहता था। तो ये सारी डिफरेंट उनमें चेंजेस आए, और वो अपने बर्ताव में भी डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस ऑकर की, और ये आ जाएगा डार्विन फिंचेस के अंदर, ठीक। चलो, तो नेक्स्ट आता है, इसी में एक और है एडाप्टिव रेडिएशंस में, मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये एक टाइप के क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे टाइप के एनिमल्स होते हैं जिसमें पाउच लाइक का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है।
ठीक, सामने में एक थैला, पाउच लाइक स्ट्रक्चर मतलब थैला टाइप का। तो यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में ये सारे के सारे मोन्सपाल्स कहाँ से पाए जाते हैं, ऐसे टाइप्स के एनिमल्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। अब ये भी एक टाइप का अडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट एज फूड रिक्वायरमेंट की कमी होने के कारण एज वो डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स में स्प्रेड हो गए। अब स्प्रेड होने के बाद, रेडिएट होने के बाद उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के जरूरी पड़ने पर अपने अंदर डिफरेंट डिफरेंट बदलाव लाए। तो ये आ जाएगा एडाप्टिव रेडिएशंस के अंदर इनके लिए भी। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? आपने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ा था इससे पहले, उससे पहले कन्वर्जेंट, फिर मैंने कन्वर्जेंट भी बताया था। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऐसा इवोल्यूशन होता है जहां बहुत सारे इवोल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इवोल्यूशन एक साथ जाके एट अ पॉइंट पे मिल जाए। मतलब एक इधर साइड से कोई डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गेनिज्म है, इधर से कोई डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म है, इधर डिफरेंट टाइप का, इधर डिफरेंट टाइप, और आके ये एक जगह पे मीट हो गए। ऐसे टाइप के इवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एक थ्योरी देखते हैं जो कि काफी मजेदार है। देखो कैसे, जैसे कि हम बात करते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बात करते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेशन। ठीक, आप किसको ले लो? बटरफ्लाई को ले लो। इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई ले लो, बर्ड्स में किसको ले लो? बर्ड्स में ले लो, बर्ड्स को ही ले लो, बर्ड्स में बर्ड्स को ले लो। ठीक है, इसके बाद एनिमल्स वाले में बैट्स ले लो। तो ये सारे के सारे कुछ लिमिटेशंस वाले को ले लो। अब ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करती हैं और डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से भी हो सकता है बिलोंग करते हो। फिर भी इन सभी में एक चीज कॉमन है जो इन्हें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के में पीरियड में या फिर इस कैटेगरी में रखती है, दैट उन सभी के पास पंख है जिससे वो उड़ते हैं। ठीक है, एज बर्ड के हिसाब, बर्ड को अपने अंदर जरूरी आया कि दैट उसने अपने लिम्स को, अपने हाथों को किसमें कवर कर दिया? विंग्स में कवर कर दिया। ठीक है, इंसेक्ट्स को भी जरूरी पड़ा, जैसे बटरफ्लाई में मैंने बात किया, तो बटरफ्लाई को भी जरूरी था उड़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एज वो बहुत छोटी है और वो डिफरेंट डिफरेंट पेड़ों में नहीं चढ़ सकती, उसने अपने आप में एडप्शन चालू कर दिया होगा और अपने एडप्शन धीरे धीरे अपने में वर्तमान लाते गई, परिवर्तन लाते गई, और परिवर्तन ही जीवन का आधार है। और उसने अपने लिए विंग तैयार कर लिया। ऐसा 1-2 साल में नहीं, 1-2 साल में नहीं, कई 100 साल, 200 साल, 300 साल में ऐसा हुआ होगा भाई, बहुत साल लगते हैं। अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है ठीक इस बारे में कितना साल लगा है। चलो, तो यह आएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कैसा इवोल्यूशन होता है? जहां बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के इस कैरेक्टर सेम टू सेम में होते हो, या फिर एक सर्टेन एरिया में रहने के कारण उनमें सेम सा बदलाव आया हो, उसे बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये भी एक टाइप का एविडेंस प्रोवाइड करता है हमारे इवोल्यूशन के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट आखिरी बात करते हैं पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है। पैरेलल इवोल्यूशन ऐसा टाइप का इवोल्यूशन होता है, अब नाम से ही पता चल रहा है पैरेलल है, पैरेलल ही पैरेलल जाएगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, पैरेलल जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं पैरेलल इसी तरह से समझ लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने लिखा उसी तरह से, ये एक लाइन बनाए, दूसरा एक लाइन बनाए। अब इसको दूसरे लाइन पैरेलल इवोल्यूशन कोई नहीं, 2 लाइन से समझ लो। पैरेलल इवोल्यूशन कैसा टाइप का इवोल्यूशन? एक ऐसा इवोल्यूशन है जिसमें 2 ऑर्गेनिजम्स एज वो जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हो, उन्होंने अपने अंदर अपने हैबिटाट को बदल देने के बावजूद भी कुछ कैरेक्टर्स को सिमिलर रखा है। तो वैसे टाइप्स के हम क्या बोलेंगे? वैसे टाइप के इवोल्यूशन या फिर वैसे टाइप के चेंजेस को हम पैरेलल इवोल्यूशन के अंदर रखेंगे। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जो कि हमारे पास जैसे कि यही, जैसे मैंने यहाँ पास लिखा है मार्सुपाल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये जो एकदम सेम टू सेम है, एक प्लेसेंटल्स मैमल्स जो प्रेजेंट रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डिफरेंट हैबिटाट्स के, वो मैमल्स, और जनरली ये जो हमारे पास
म्युनिसिपल्स के एनिमल्स हैं, ये दोनों एक ही कैटेगरी से, एक ही एनिमल्स की कैटेगरी से दोनों ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में तो वो किसी और कंट्री में पाया जाता है। ठीक है, अभी पाए जाते हैं। तो जस्ट ये एक मैमल से बिलोंग करने के बाद भी दूसरे हैबिटाट्स में रहने के बावजूद भी उनका अपीयरेंस में कोई बदलाव नहीं है, मतलब वो एकदम सेम टू सेम दिखते हैं। ठीक है, तो ये अपीयरेंस सेम होने का एक कैरेक्टर क्या शो कर रहा है यहाँ, पैरेलल इवोल्यूशन को शो कर रहा है कि दैट उन्होंने अपनी हैबिटाट तो बदली बट अपना अपीयरेंस नहीं बदला, अपने अंदर का एडेप्शंस बदले पर अपने बाहर का अपीयरेंस नहीं बदला। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनता है इवोल्यूशन के लिए, और ये शो करता है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में हमारा पैरेलल इवोल्यूशन को। आई थिंक सो वीडियो क्लियर होगा, और एग्जांपल्स मैंने दिए हैं सभी के लिए। आई थिंक सो सजेस्टेबल एग्जांपल्स है। इसी तरह से आप और डिफरेंट बैट्स की बात कर सकते हो, कुछ बड़े वेराइटीज ऑफ बैट्स एग्जिस्ट करती हैं इंडिया और चाइना के बीच में, उसकी बात कर सकते हो। ठीक है, आपको इसके बारे में एक आध दो ठोक मेरे को भी कमेंट में बता देना भाई लोग। ठीक है, चलो ठीक। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम इसी का स्टार्ट करेंगे आज का आखिरी टॉपिक। जस्ट इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आई थिंक सो क्वेश्चन ना हो पाया तो उसके बाद वाले लेक्चर पे देख लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।